इतिहास के पन्नों में कुछ युग ऐसे होते हैं जो समय के साथ धुंधले नहीं पड़ते बल्कि और अधिक चमकते जाते हैं। भारत के इतिहास में ऐसा ही एक युग था, गुप्त काल। एक ऐसा समय जब भारत सोने सा चमक उठा। 3री शताब्दी ईस्वी, उत्तर भारत की भूमि पर एक शांत लेकिन मजबूत नींव रखी गई। श्रीगुप्त, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, एक साधारण शासक लेकिन दूरदर्शी। उनके शासन में कोई विशाल साम्राज्य नहीं था, पर भविष्य की मजबूत आधारशिला अवश्य थी। श्रीगुप्त के बाद आए घटोत्कच। उन्होंने इस वंश को स्थिरता दी और फिर इतिहास ने करवट ली। इसके बाद सिंहासन पर बैठे चंद्रगुप्त प्रथम, वही शासक जिसने उस नींव को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह, राजनीतिक शक्ति का विस्तार और महाराजाधिराज की उपाधि। यहीं से गुप्त युग ने स्वर्ण रूप लेना शुरू किया। फिर आया उसका पुत्र समुद्रगुप्त। तलवार की धार और वीणा की मधुरता दोनों एक ही हाथ में। विजय यात्राएं, अश्वमेध यज्ञ और अपराजेय पराक्रम। इतिहासकारों ने उसे कहा भारत का नेपोलियन। लेकिन वो केवल विजेता नहीं था, वो कवि और कला प्रेमी भी था। समुद्रगुप्त के बाद सत्ता संभाली चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके शासन में सीमाएं सुरक्षित रहीं, युद्ध थमे और शांति स्थापित हुई। यही वो समय था जब सभ्यता को आगे बढ़ने का अवसर मिला। जब राज्य में शांति होती है तब ज्ञान जन्म लेता है, कला मुस्कुराती है और समाज संतुलन में आता है। यही था गुप्त काल की आत्मा। वट वृक्षों की छाया में गुरुकुल फले फूले। गुरु के मुख से ज्ञान की गंगा बहती रही। शिष्य ताड़पत्रों पर केवल अक्षर नहीं बल्कि भविष्य लिख रहे थे। आकाश की ओर देखने वाला एक तेजस्वी मन, आर्यभट्ट। उसने कहा पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी पर घूमती है। शून्य और दशमलव प्रणाली ने गणित को नई दिशा दी। विज्ञान में भारत विश्व से आगे निकल गया। नालंदा विश्वविद्यालय, ज्ञान का महासागर, जहां चीन, कोरिया और अरब से आए विद्यार्थी एक ही स्वर में कहते थे, भारत विश्वगुरु है। कला ने यहां स्वर्ण रूप धारण किया। अजंता की गुफाएं, पत्थरों पर उकेरी गई कथाएं, हर चित्र, हर रंग, हर रेखा ध्यान और करुणा से भरी हुई। मूर्ति कला में भी वही शांति दिखाई दी। बुद्ध की मूर्तियां, बंद आंखें, स्थिर मुख और भीतर उतरता मौन, मानो स्वयं आत्मा ध्यान कर रही हो। शब्दों की दुनिया में कालिदास का उदय हुआ। अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूत। संस्कृत साहित्य अपने शिखर पर पहुंच गया। शब्द अमर हो गए। अर्थव्यवस्था समृद्ध थी। सोने के सिक्के प्रचलन में थे, बाजार भरे हुए थे। भारत का व्यापार रोम, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। धर्म में भी संतुलन था। गुप्त शासक वैष्णव थे, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म को समान संरक्षण मिला। सहिष्णुता ही महान सभ्यता की पहचान बनी। तो इतिहासकारों ने गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा? क्योंकि राजनीति में स्थिरता थी, विज्ञान में क्रांति थी, कला में सौंदर्य था, साहित्य में आत्मा थी और समाज में संतुलन था। गुप्त काल समाप्त हुआ, लेकिन उसकी रोशनी कभी बुझी नहीं। आज भी वो भारत की आत्मा में जीवित है, क्योंकि जब ज्ञान, शांति और संस्कृति साथ चलते हैं तब इतिहास स्वर्ण बन जाता है।